we are going to have understanding of a new concept now, and the new concept is given a name as efficient market hypothesis. That is a new concept that we are going to understand. I request all of you to pay attention. Do not write anything. Efficient market hypothesis. चलो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए. I request all of you to pay attention. Don't write anything. This theory says that, this hypothesis says that the market will have three form of the efficiency. The market will have three form of efficiency. First is given a name as weak form of efficient market. Second is semi-strong form of efficient market. And third is strong form of efficient market. So there are three forms of the efficiency of the market: weak form, semi-strong form and strong form of efficient market. इसका मतलब क्या है अभी वो हम लोग समझते हैं. वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट का मतलब कुछ ऐसा है: बेस्ड ऑन पास्ट it is not possible to predict future prices. एकदम अच्छी तरह से समझिएगा. वन बाय वन आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन, फिर सबका समरी भी मैं आपको देता हूं. वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट का मतलब ऐसा है कि पास्ट के इंफॉर्मेशन से आप फ्यूचर का प्राइस क्या होगा उसका एंटिसिपेशन नहीं कर सकते. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन टेक्निकल एनालिसिस दैट वी हैव. वो टेक्निकल एनालिसिस से वी ट्राई टू प्रिडिक्ट कि सिक्योरिटी का प्राइसेस क्या होगा. बेसिकली से कैपिटल मार्केट में दो टाइप का एनालिसिस होता है. वन इज गिवन अ नेम एज फंडामेंटल एनालिसिस and another is given a name as technical analysis. दोनों का मतलब क्या वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ. फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये है that say you have basically a kind of analysis that for example मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं सबसे पहले all over the world is a place where I can make investment and practically you can make investment. There is nothing like that. I cannot make investment in Apple, है ना. मेरे को एप्पल में इन्वेस्टमेंट करना मैं कर सकता हूँ, गूगल में कर सकता हूँ. ऐसा नहीं कि वो सारी सिक्योरिटीज में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ. अमेजोन में इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं. तो बेसिकली मैं सबसे पहले ऐसा रिसर्च करता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे बिजनेसेस अच्छा ग्रो होता है, वहाँ पे बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा है. वो मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ. सो ऐसा मैंने सर्च किया कि कौन सी कंट्री में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है. उसके बाद लेट अस से दैट्स आई मेक रिसर्च फर्दर दैट से कौन सा इंडस्ट्री ग्रो करने वाला है. आईटी इंडस्ट्री ग्रो करने वाला है, फार्मा ग्रो करने वाला है, एफएमसीजी ग्रो करने वाला है, ऑटोमोबाइल्स ग्रो करने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ग्रो करने वाला है. कौन सा ग्रो करने वाला है उसका मैं इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस करता हूँ. उसके बाद से मुझे जो लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करने वाला है इन द टाइम टू कम, तो उसमें फिर मैं कंपनी का एनालिसिस करता हूँ. मैं कंपनी के सारे रेशियोज कैलकुलेट करता हूँ. जो भी पीयर ग्रुप ऑफ द कंपनीज है फार्मा में, जो भी कंपनीज डील करता है, सपोज कि मैंने ऐसा डिसाइड किया है दैट्स द अमेरिका इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट. सो अमेरिका में फार्मा इंडस्ट्री में जो भी लेट अस से दैट से 10 कंपनीज है, तो 10 कंपनी का मैंने सारा रेशियोज कैलकुलेट किया. फिर उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैंने मेजर किया. फिर उसका वैल्यूएशन के रेशियोज मैंने कैलकुलेट किया. जो उसका करंट प्राइस चल रहा है उसके साथ उसका कंपैरिजन किया. फिर मैंने ये कंक्लूड किया ये कंपनी का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है.
उसके लिए मैंने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड है, फ्री कैश फ्लो मेथड है, ऐसा करके जो अलग अलग मेथड्स होते हैं वो सारे अलग अलग मेथड से वैल्यूएशन किया, एंड देन आई रीच टू अ कंक्लूजन दैट से ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसको बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें क्या आप कंपनी का पूरा एनालिसिस करते हो, एंड कंपनी तक पहुंचने के पहले आप इस तरह से एनालिसिस करते हो, कंट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, मे बी स्टेट वाइज कोई करना है तो स्टेट वाइज एनालिसिस, देन से यू गो फॉर द इंडिविजुअल कंपनी, उसका मैनेजमेंट, उसका हिस्ट्री, एंड देन यू रीच टू अ कंक्लूजन। उसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल। दूसरा होता है टेक्निकल। टेक्निकल में हमको क्या कंपनी का नाम भी जानने का जरूरत नहीं है, टेकिंग इनटू अकाउंट द पास्ट प्राइसेस, यू प्रिडिक्ट के फ्यूचर में प्राइसेस क्या होगा। We are having something like called relative strength index. We have something like called simple moving average, exponential moving average, MACR, ऐसा करके बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा या प्राइस अभी नीचे जाएगा। तो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी का कहना ऐसा है कि there is a situation wherein using the past it is not possible to predict the future, ऐसा उनका कहना है। That is a weak form of market efficiency. अच्छा, the second one is semi strong form of market efficiency. सर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी का मतलब क्या है? भाई देखो, उसका मतलब ऐसा है that based on any public information comma it is not possible to generate superior return. अच्छा, ना बेसिकली उनका कहना कुछ ऐसा है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी का, कि कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है ना, उससे मुझे लग रहा है कि आई विल बी एबल टू बीट द मार्केट। मैं क्या सोचता हूँ, लिसन केयरफुली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो लोग बोनस शेयर्स इशू करेंगे। सो सून आफ्टर से दैट अनाउंसमेंट इज मेड, आई गो टू बाय द शेयर्स। मुझे क्या लग रहा है कि उसका शेयर्स मेरे पास होगा ना तो मेरे को बोनस शेयर्स का फायदा मिलेगा, तो मैं वो जाके शेयर्स खरीदने का सोच रहा हूँ। लिसन केयरफुली, फिर सपोज कि मैंने ऐसा लाइक न्यूज़ देखा दैट से द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड कि हम लोग डिविडेंड पे करेंगे, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे को डिविडेंड का फायदा मिलेगा, चलो मैं ये शेयर्स खरीदने जाता हूँ। However, the theory says that say by the time you go to buy the security, the price of the security has already increased with that information. यानी कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन होता है ना, वो इमीडिएटली करंट प्राइस के ऊपर उसका इफेक्ट आ जाता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो दैट से यू विल बी एबल टू जनरेट सुपीरियर रिटर्न बाय मेकिंग, दैट इज से बाय डूइंग एनी ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द पब्लिक इंफॉर्मेशन, देन यू आर रॉन्ग, आपको उससे सुपीरियर रिटर्न नहीं मिलेगा। सपोज कि I have heard that say a company is having say trouble and say there are certain legal litigations say against the company, जिसकी वजह से क्या होगा that say the company will be facing an issue, the company is facing say some legal issues, और जिसकी वजह से कंपनी को हैवी पेनल्टी लगेगा तो उसका प्राइस नीचे जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, चलो मैं उसके ऊपर शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूँ। मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया, पर मैं जब तक शॉर्ट पोजीशन लूंगा ना तब तक प्राइस ऑलरेडी नीचे हो चुका है। यानी कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन से अगर आप ऐसा सोचते हो दैट यू विल बी एबल टू जनरेट द सुपीरियर रिटर्न, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। दैट इज व्हाट दिस लाइक थियरी सेज इन फॉर्म ऑफ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, उस पर उनका कहना क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में उनका कहना ऐसा है, insider trading
is a punishable offense. और इनसाइडर ट्रेडिंग करके कोई से सुपीरियर रिटर्न जनरेट नहीं करेगा। इन अ वे दैट से ये थियरी का कहना ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में सर्टन की इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जैसे कि कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करने वाला है, या तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो रिजाइन करने वाले हैं, जैसे कि कंपनी डिविडेंड पे करने वाला है, ये जो सारे इंपॉर्टेंट लाइक जो न्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से प्राइस में बहुत वेरिएशन आ सकता है, वो सब सिर्फ की पर्सन के पास ही होते हैं। अगर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन से कुछ ट्रांजैक्शन किया, देन दे विल बी एबल टू जनरेट द सुपीरियर रिटर्न। हाउएवर, से दे आर, of course it is an offense say to do a transaction based on that information, उसको insider trading बोला जाता है। तो insider trading is highly punishable offense, इसलिए कोई भी ऐसा करके रिटर्न जनरेट नहीं करेगा। ये थियरी का कहना है। अच्छा, तो ये थियरी का कंक्लूजन क्या है? ये थियरी का कंक्लूजन ऐसा है कि एज एन इन्वेस्टर, लिसन केयरफुली, एज एन इन्वेस्टर आपको पोर्टफोलियो ऐसे फॉर्म करना है सो दैट यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि मुझे कितना रिस्क लेना है। आप जितना रिस्क लोगे उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो दैट से आई विल बी एबल टू बीट द मार्केट, आई विल बी एबल टू जनरेट द सुपीरियर रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, तो आप भूल जाओ। सुपीरियर रिटर्न मार्केट में मिल ही नहीं सकता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जितना रिस्क लोगे ना उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। उनका कहना ऐसा है कि सारे इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं टू जनरेट द सुपीरियर रिटर्न। सो व्हाट हैपेंस एट से देयर इज ओनली रीजनेबल रिटर्न इज अवेलेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स, ऐसा उनका कहना है। फर्दर लिसन केयरफुली, वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी को वीक फॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि तब पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मार्केट प्राइस में दैट इज इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। सो एनीबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ एनी पब्लिक इंफॉर्मेशन विच इज नॉट फुल्ली इनकॉर्पोरेटेड इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एंड कैन मेक अ सुपीरियर रिटर्न। वीक का मतलब यह है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन से यू विल बी एबल टू जनरेट द सुपीरियर रिटर्न। सेमी स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है, लिसन केयरफुली, सेमी स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है दैट से इनसाइडर ट्रेडिंग अभी भी हो रहा है मार्केट में एंड somebody is able to generate से superior return from the market। और स्ट्रॉन्ग में क्या हुआ कि अभी सब बंद हो गया है। दिस इज व्हाट द थियरी सेज। नाउ अंडरस्टैंडिंग फर्दर, in order to test that's the weak form of the efficiency market, there are two types of the test that we have. One is given a name as autocorrelation test and the second is given a name as say the run test। वो दोनों टेस्ट कैसे किया जाएगा वो अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। and we are going to understand first of all say the autocorrelation test। I request all of you to write down heading weak form of, I'm sorry, write down heading efficient market hypothesis। ब्रैकेट में लिखो EMH। in that write down first point as per this theory comma efficiency of market is divided into following three parts।
उसमें लिखो ए, weak form of market efficiency. B, semi strong form of market efficiency. C, strong form of market efficiency. Second point, in capital market, there are two types of analysis. A, fundamental analysis. B, technical analysis. Third, fundamental analysis means an analysis starting from country, comma, industry, comma, company. उसे में लिखो apart from that, valuation is supposed to be made of, I'm sorry, supposed to be made by by different valuation methods and based on that stock market transaction is entered upon. Fourth, technical analysis means an analysis in which future price of security is predicted
based on past price. Full stop. Fifth point, weak form of market efficiency has a conclusion that it is not possible to predict future price based on past prices. Full stop. In order to draw a conclusion that market is in weak form of market efficiency, comma, we can conduct a autocorrelation test, B run test. Next point, semi strong form of market efficiency has a conclusion that based on any public information, comma, superior return cannot be generated. Full stop. Any public information is always incorporated in current market price of security. Full stop.
7th point, strong form of market efficiency means with insider trading, comma, anyone cannot generate superior return because insider trading is highly punishable offense. Full stop. Let us see our next question. Mr. X is of the opinion that market has recently shown, highlight the portion, weak form of market efficiency. In order to test validity of his impression, he has collected the following data relating to movement of Sensex. Sensex का मतलब ये है that it is an indices, it is an index जिसका कैलकुलेशन होता है taking into account the weighted average price of 30 stocks. Sensex for last 20 days. तुमको डे 1 to डे 20 का प्राइसेस दे रखा है, ओपन प्राइस दे रखा है, हाई प्राइस दे रखा है, लो प्राइस दे रखा है, क्लोज प्राइस दे रखा है. You are required to test weak form of market efficiency using, highlight the portion, auto correlation test. ये देने का जरूरत नहीं है, टेकिंग अ टाइम लैग ऑफ 10 days. ये हमको समझने का ही है. क्यों ऐसा वो मैं आपको समझाता हूँ. तो let us have understanding of the answer of the question. Write down one more point. As per this theory, always an investor would be able to generate return based on risk that he undertakes in investment. Full stop. Now friends, over here यहाँ पे आंसर कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ. ये क्वेश्चन में हमको ये जो ओपन प्राइस का इंफॉर्मेशन दे रखा है उसका कोई काम नहीं है. ड्यूरिंग द डे कितना हाई गया उसका इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है. ड्यूरिंग द डे कितना लो गया उसका भी कोई काम नहीं है. सिर्फ ये क्लोजिंग प्राइस का इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है. अच्छा, उसमें क्या करने का है फ्रेंड्स पता है आपको. उसमें आपको बहुत ही सिंपल है. लेट्स से आपको ये जो टोटल नंबर ऑफ डेज है ना उसको इवन नंबर ऑफ डेज में स्प्लिट करने हैं. पहले 10 दिन और दूसरे 10 दिन. पहले 10 दिन का प्राइस चेंज कैलकुलेट करने का है. प्राइस चेंज का मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस. प्राइस चेंज का मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस. प्राइस चेंज का मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस.
यानी हर रोज का जो प्राइस चेंज हो रहा है ना, उसका डिफरेंस फाइंड करने का है. सो लेट अस से दैट से द चेंज इन द प्राइस ड्यूरिंग फर्स्ट 10 डेज, उसको हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करते हैं. चेंज इन द प्राइस इन द सब्सिक्वेंट 10 डेज, उसको हम लोग वाई वेरिएबल असाइन करते हैं. 10 क्लोजिंग प्राइसेस है, हाँ. प्राइस चेंजेस कितने होंगे? 9. प्राइस चेंजेस कितने होंगे? 9. यानी हम लोग क्या करेंगे? वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्राइस चेंज ऑफ द फर्स्ट 10 डेज एंड प्राइस चेंज ऑफ द नेक्स्ट 10 डेज. उसका हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे टू ड्रॉ द कंक्लूजन. देखो यहाँ पे आप लोग इजीली समझ सकते हो, दैट इज नथिंग ग्रेट टू अंडरस्टैंड. कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब क्या? आर. यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन करना है और उसके बेसिस से कंक्लूजन ड्रॉ करना है. कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया जाएगा वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं. सबसे पहले हम लोग आर का कैलकुलेशन करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का. राइट आंसर. इन ऑर्डर टू draw a conclusion based on autocorrelation test, comma, we will find correlation coefficient ब्रैकेट में लिखो आर बिटवीन price change of first 10 days, comma, price change of next 10 days. Full stop. Between both of them, we will find R. Now let us have understanding how to do answer. सीरियल नंबर x y, फिर हमको पता है कि x का समेशन किया जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो x बार मिलेगा. y का समेशन किया जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, y बार मिलेगा. x माइनस x बार, y माइनस y बार, x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, उसका समेशन करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल गिव द कोवेरिएंस. x माइनस x बार होल स्क्वायर, y माइनस y बार होल स्क्वायर. अगेन उसका हम लोग समेशन करेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमको वेरिएंस मिलेगा, उसका अंडर रूट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा. फिर कोवेरिएंस को क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे और उसके बेसिस से हमारा आंसर का कैलकुलेशन होगा. देखो सीरियल नंबर में मैं लिख रहा हूं 1, एक्स के कॉलम में मैं लिख रहा हूं 33,434.83 माइनस 33,453.99. तो ये x का वैल्यू मिलेगा हमको, यानी कि प्राइस चेंज ऑफ द फर्स्ट डे 1 to 2. सेकेंड, उसमें क्या किया जाएगा? इट इज अगेन 33,431.93 माइनस 33,434.83. थर्ड 33,383.41 माइनस 33,431.93.
ऐसा करके प्राइस चेंज पहले 10 दिन का, उसके बाद वैसे नेक्स्ट 10 दिन का, एंड देन वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द फर्दर आंसर। या तो पहले सिर्फ एक्स और वाई का ही कैलकुलेशन करते हैं, तो एक ही टेबल में सब आना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले एक्स और वाई का ही कैलकुलेशन करते हैं। सो आई एम राइटिंग वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, फिर हम लोग ये बाकी का कैलकुलेशन करेंगे। So friends, we are required to stop at this point of time, okay? At this point of time, we have to stop. वहां तक ही x वेरिएबल होगा, that is 33,259.03। उसके बाद यहां से इन दोनों का डिफरेंस से y वेरिएबल बनाना शुरू होगा। So let us start calculating the value of the x. 33,000 कॉमन है तो उसको जाने देते हैं। 434.83 माइनस 453.99, इट इज नेगेटिव 19.16। फ्रेंड्स यहाँ पे साइन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 33,000 कॉमन है इसलिए उसको जाने देते हैं। 434.83 माइनस 453.99, आंसर आता है नेगेटिव 19.16। वी अंडरस्टैंड एट्स ओवर हियर कि नेगेटिव पॉजिटिव साइन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सो 431.93 माइनस 434.83, नेगेटिव 2.9, 383.41 माइनस 431.93, so it is negative 48.52, 370.93 minus 383.41, so negative 12.48, 340.75 minus 370.93, negative 30.18, 330.98 minus 340.75, negative 9.77, 335.08 minus 330.98, 4.10 positive, 301.97 minus 335.08, so negative 33.11, 259.03 minus 301.97, so negative 42.94, 285.89 minus 251.53, so it is 34.36, 329.28 minus 285.89, so 43.39, 284.17 minus 329.28, negative 45.11, 298.78 minus 284.17, so 14.61, 325.28 minus 298.78, 26.60, 329.95 minus 325.38, 4.57 positive, 319.67 minus 329.95, negative 10.28, 302.62 minus 319.67, negative 17.05, 319.61 minus 302.62, so positive 16.99,
Sorry, there is a mistake on my end. It is 33,302.32. लास्ट में है, हाँ, सो ये 32. So 302.32 minus 319.67. So it is 17.35. $319.61 minus 302.32, 17.29. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, विल मेक द समेशन ऑफ दिस टोटल, उसके बाद उसका एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ दिस एंड वाई बार कैलकुलेट करेंगे. बी केयरफुल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. 19.16 नेगेटिव है, 2.9 नेगेटिव है, 48.52 नेगेटिव है, 12.48 भी नेगेटिव है, 30.18 नेगेटिव है, 9.77 नेगेटिव है, 4.10 नेगेटिव है, 33.11 नेगेटिव है, 42.94 नेगेटिव है, 194.96 नेगेटिव है. डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 9. दैट इज 21.66 नेगेटिव है. उसके बाद y का कैलकुलेशन 34.36 प्लस 43.39 माइनस 45.11 प्लस 14.61 प्लस 26.6 प्लस 4.57 माइनस 10.28 माइनस 17.39 प्लस 17.29, 68.08 divided by 9. That is 7.56. ऐसा करके x पर और y पर का कैलकुलेशन होगा ना. उसके बाद अभी हम लोग करेंगे x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. अभी ये कैलकुलेशन होगा.